आज हम आपको देशहित इंटरनेशनल सीरीज का चौथा एपिसोड दिखाने जा रहे हैं। इस चौथे चैप्टर का नाम है पुतिन। नाम तो सुना होगा। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 10 महीनों से एक ऐसा विनाशकारी युद्ध चल रहा है जिसने सारी दुनिया में उथल पुथल मचा दी है। दुनिया ने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल देखा। इस युद्ध के तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध में तब्दील होने का खतरा अभी भी बना हुआ है और इस युद्ध के केंद्र में मौजूद है वो चेहरा जिससे रूस और उसके दोस्त प्यार करते हैं और रूस के दुश्मन सख्त नफरत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम आज दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। रूस यूक्रेन वॉर की 10 महीने की कहानी 30 मिनट में दिखाने से पहले हम आपको यूक्रेन वॉर जोन से आ रही आज की बड़ी खबर बता दें। यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे बड़े शहरों पर रूस ने आज 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया और आज भी कीव में वैसे ही सायरन बज रहे हैं जैसे 24 फरवरी 2022 को बजने शुरू हुए थे। И ваш долг сделать все необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав и свобод. साल 2022 में दुनिया का सबसे चर्चित चेहरा व्लादिमीर पुतिन। दुनिया उन्हें भला समझे या बुरा, लेकिन सबसे ज्यादा बार पुतिन का नाम ही दुनिया के शीर्ष नेताओं की जुबान पर आया। You know, you're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. पुतिन की दहशत से यूक्रेन कांपता रहा तो यूरोप और अमेरिका को डर सताता रहा कहीं दुनिया में फिर से परमाणु पैलन आ जाए। Anyone attempts to interfere in these events from the outside, they must know, and if they create threats, strategic threats to Russia that are unacceptable to us, they must realize that our response to their attacks will be swift. We have all the instruments, all the weapons required to do so. We have weapons that no other nation has, and we will use them if needed. पुतिन, जिन्होंने साल 2022 में वो युद्ध शुरू किया जिसमें वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। जिस युद्ध के बारे में साल भर आशंका जाहिर की जाती रही कि वो कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकता है। The idea that we're going to send in offensive equipment and have planes and tanks and trains going in with American pilots and American crews, just understand, and don't kid yourself, no matter what you all say, that's called World War III. इस सदी में लड़ा जा रहा सबसे बड़ा युद्ध यानी रूस यूक्रेन वॉर, जो 10 महीने बाद भी जारी है और नए साल में इसके और घातक होने की आशंका है।
इस युद्ध के यानी रूस यूक्रेन वॉर के बादल 2021 की शुरुआत से ही मंडराने लगे थे, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के नेटो में शामिल होने की जिद से नाराज व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरकर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया था। पुतिन ने यूक्रेन और उसका साथ देने को तैयार नेटो देशों और अमेरिका को अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी थी। काला सागर में रूस के युद्धपोत आग उगल रहे थे। आसमान में रूस के सबसे घातक लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे थे। किसी भी संभावित हमले से अपनी सेना को बचाने के लिए रूस के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम बेलारूस और रूस के बॉर्डर के इलाकों में तैनात हो रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिका ने इस बात की आशंका जाहिर कर दी थी कि रूस यूक्रेन पर हमले की प्रैक्टिस कर रहा है। На сході нашої країни ситуація залишається вкрай складною. Російських військових наганяють на Донбас, на Харківський напрямок також. Вони готуються до нових потужних ударів. Ми готуємось до ще більш активної оборони. Використовуємо всі можливості, як внутрішні, так і зовнішні. लेकिन पुतिन इसे युद्धाभ्यास कह रहे थे और दुनिया समझ रही थी कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने की जिद छोड़ दे, इसलिए पुतिन ताकत दिखाकर उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुतिन की चिंता वाजिब थी। अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता तो नेटो के हथियारों की पहुंच सीधे रूस तक हो जाती। इस मैप के जरिए आप रूस की चिंता को समझ सकते हैं। यूक्रेन रूस के लिए एक सीमा रेखा की तरह था, जिसकी सीमा से उन नेटो देशों की सीमा लगती थी जहां नेटो के घातक हथियार मौजूद हैं। रूस के लिए यूक्रेन एक बफर जोन था, जिसके दूसरी ओर पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे नेटो देशों की सीमाएं थी। डर बड़ा था, इसीलिए एक तरफ बयानों के जरिए रूस और दुनिया यूक्रेन पर मोलभाव कर रही थी, दूसरी तरफ जनवरी के आखिर तक रूस के लगभग 1 लाख सैनिक सबसे घातक हथियारों के साथ बॉर्डर पर पहुंच गए। सैटेलाइट तस्वीरें जारी करके दुनिया बार बार इनकी गिनती बताती रही। फरवरी के मध्य तक रूसी सैनिकों की संख्या लगभग 1.5 लाख हो गई। इस दौरान रूस ने बेलारूस के साथ एक संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया, जिसे 20 फरवरी तक चलना था। इस युद्धाभ्यास में रूस और बेलारूस के 30,000 सैनिक हिस्सा ले रहे थे। बेलारूस का बॉर्डर यूक्रेन की राजधानी कीव से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर था और रूस की ताकत को जानने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक इस मोर्चे से कीव तक पहुंचने में रूस की सेनाओं को बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था। इधर अमेरिका ने रूस को खुली धमकी दे दी, अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। If Russia does invade in the days and weeks ahead, the human cost for Ukraine will be immense. And the strategic cost for Russia will also be immense. If Russia attacks Ukraine, it will be met with overwhelming international condemnation. The world will not forget that Russia chose needless death and destruction. Invading Ukraine will prove to be a self-inflicted wound. The United States and our allies and partners will respond decisively. The West is united and galvanized. Today, our NATO allies and the alliance is as unified and determined as it has ever been. लेकिन इसी धमकी के एक दिन बाद पुतिन अपनी सेनाओं का परमाणु युद्धाभ्यास देख रहे थे। डर बढ़ता जा रहा था। यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध छेड़ने की आशंकाओं के बीच अमेरिका और यूरोपीय देश बार बार रूस को इसकी कीमत समझा रहे थे और इसीलिए लग रहा था पुतिन इतना महंगा युद्ध शुरू नहीं करेंगे। लेकिन पुतिन जो सोचते हैं वो जरूर करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के दोस्त रूस से संबंध मजबूत करने मॉस्को पहुंचे थे और इसी दौरान 24 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया।
इमरान हक्के बक्के थे उनके दौरे के दौरान पुतिन ने ये क्या कर दिया, और पुतिन ने साफ किया कि यूक्रेन में उनका मकसद क्या है। Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. पुतिन के इस ऐलान के साथ ही कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों के ऊपर रूस के फाइटर प्लेन्स मंडराने लगे। यूक्रेन के शहरों पर रूसी मिसाइलों के गिरने के लाइव विजुअल देखकर दुनिया हिल गई। यूक्रेन के शहरों के जलने की शुरुआत हो चुकी थी। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही थी। जिस तरह के बयान अमेरिका और नेटो की तरफ से युद्ध शुरू होने के पहले आए थे, लगा था रूस के हमले के बाद यूक्रेन की जमीन से विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन दुनिया के वो देश जो यूक्रेन के साथ खड़े होने का दावा कर रहे थे, वो यूक्रेन की सीधी मदद के लिए नहीं उतरे, सिर्फ रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया। We will immediately institute a package of economic sanctions, which I think, as people would expect, targeted not just at entities in Donbass, in Lugansk and Donetsk, but in Russia itself, targeting Russian economic interests as hard as we can. पुतिन युद्ध के ऐलान के साथ धमकी दे चुके थे। अगर किसी भी विदेशी ताकत ने बीच में दखल देने की कोशिश की तो नतीजे विनाशकारी होंगे। अमेरिका यूक्रेन की हथियारों और पैसों से मदद तो कर रहा था, लेकिन पुतिन की धमकी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी अपनी लक्ष्मण रेखा मालूम थी। वॉर शुरू हो गई। रूस की ताकतवर सेना के खिलाफ यूक्रेन बेहद कमजोर नजर आ रहा था, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की सेना ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। भीषण युद्ध शुरू हो गया। की सेना एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ रही थी, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने शहरों के अंदर रूस के खिलाफ गोरिल्ला लड़ाई शुरू कर दी। ऐसे में जहां-जहां ये सैनिक मौजूद थे, रूस की सेना ने भीषण हमले किए। नागरिक भी चपेट में आए और इसके बाद शुरू हुआ यूक्रेन से पलायन का ऐसा दौर जिसका असर भारतीयों पर भी पड़ा था। वहाँ एक बैरिकेड है, एक बहुत बड़ा सा एक गेट है। वो गेट दरअसल यूक्रेन की साइड से खुलता है। उसके बाद से पूरा का पूरा हिस्सा यूक्रेन का है और ये हिस्सा यूक्रेन से पार करते हुए लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, उसमें तमाम रिफ्यूजीज हैं, उसमें इंडियंस भी हैं, उसमें तमाम दूसरे देशों के लोग भी हैं। तो इस वक्त हम पहुँचे हैं यहाँ आपको ये दिखाने के लिए कि बुदोमेज बॉर्डर जो एक प्रोमिनेंट बॉर्डर है और सबसे ज़्यादा मूवमेंट, सबसे ज़्यादा जो लोगों की मूवमेंट है, खासकर भारतीय जो इस तरफ आ रहे हैं, यूक्रेन से पोलैंड की तरफ आ रहे हैं, वो इसी बुदोमेज बॉर्डर की तरफ से दाखिल हो रहे हैं पोलैंड में। यूक्रेन से युद्ध के बीच अपनी जिंदगी बचाने बाहर जा रहे लोगों को पड़ोसी पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में शरण मिल रही थी। इधर भारत ने यूक्रेन के हालात को देखते हुए पहले से ही वहां पर पढ़ रहे भारतीय छात्रों और नागरिकों के लिए यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी थी। कुछ छात्र वक्त से बाहर भी निकल आए थे, लेकिन अचानक युद्ध शुरू होने के बाद लगभग 18 से 20 हजार भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए। युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन ने जिन जिन नेताओं को फोन करके इसकी जानकारी दी थी, उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख रूप से शामिल थे। आगे क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नजर आ रहा था और इसीलिए अपने नागरिकों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हिंदुस्तान एक्टिव हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत का ऐलान किया, जिसके जरिए यूक्रेन में फंसे तमाम भारतीय छात्रों को बाहर निकाला गया।
ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां है, उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को भी फोन लगाया। 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों के लिए रवाना कर दिया गया। जिन इलाकों में भारतीय फंसे थे, वहां दोस्ती निभाते हुए पुतिन ने युद्ध विराम किया। यूक्रेन से भारतीयों को लेकर बसें और ट्रेन निकलने लगी। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से हवाई जहाज उड़े और मौत की दहशत के बीच अपनी जिंदगी काट रहे भारतीय छात्र हंसते मुस्कुराते स्वदेश लौट आए। भारत ने इस दौरान कई पड़ोसी देशों के नागरिकों को भी युद्धग्रस्त इलाके से बाहर निकाला। भारतीय तो यूक्रेन से बाहर निकल आए, लेकिन वॉर जोन और ज्यादा सुलगने लगा था। रूसी सेना 60-60 किलोमीटर लंबे काफिले के साथ कीव की तरफ बढ़ी। रूस के टैंकों, बख्तरबंद वाहनों, फाइटर प्लेनों पर लिखा हुआ Z यूक्रेन के लोगों और सेनाओं में डर का और रूसी लोगों के लिए शौर्य का प्रतीक बन गया था। खेरसोन, ओदेसा, मरियोपोल, सुमी, चर्निहिव और खार्किव जैसे इलाकों पर रूस की सेनाओं ने एक साथ हमला बोला था। दुनिया में लोगों को लग रहा था युद्ध 10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन रूस के हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन की तैयारी और पश्चिमी देशों से मिली सैन्य मदद ने शहरों के अंदर आने पर रूस की सेना के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। दुनिया एक तरफ रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की बौछार कर रही थी। यूएन में रूस को घेरने की कोशिश हो रही थी। यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए हथियार दिए जा रहे थे। दूसरी ओर यूक्रेन वॉर खत्म करने के लिए समझौते की कोशिशें भी शुरू हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल जैसे नेताओं ने क्रेमलिन जाकर पुतिन से बातचीत की थी। युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं ने पुतिन से फोन पर भी बातचीत की। समझौते के लिए दोनों पक्षों के बीच बेलारूस में वार्ता भी शुरू हुई, लेकिन झुकने और पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं था। जैसे जैसे ये वॉर आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे दुनिया सबसे आधुनिक और घातक हथियारों का इस्तेमाल देख रही थी। अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिली जैवलिन और स्टिंगर मिसाइलों की मदद से यूक्रेन के सैनिक शहरों में घुसे रूसी टैंकों को निशाना बनाने लगे। तुर्की से मिला बैर कतार ड्रोन रूसी सैन्य काफिलों के लिए काल साबित हुआ। और गोरिल्ला लड़ाई के जवाब में रूस की सेना के भीषण मिसाइल हमलों और टैंक के गोलों ने यूक्रेन के शहरों को खंडहर बना दिया। मारियोपोल अजोव ब्रिगेड का हेडक्वार्टर था, इसलिए यहाँ बहुत घमासान लड़ाई हुई। घमासान लड़ाई में पूरा का पूरा शहर पूरे तौर पर तबाह हो चुका है। लगभग पूरे मारियोपोल शहर का हम चक्कर काट चुके हैं। कोई रहने वाला यहाँ पर नहीं है। हर इमारत, हर छत, हर खिड़की टूटी हुई है। पेट्रोल पंप्स बर्बाद हो चुके हैं। जगह जगह जली और टूटी गाड़ियों का अंबार है सड़कों पर। ट्राम, जो सड़क के किनारे जो ट्राम चलती हैं, वो ट्राम भी जगह जगह टूटी और बर्बाद पड़ी हुई हैं। रूस की तरफ से युद्ध में चेचन लड़ाके भी उतरे थे। पुतिन के कटप्पा कहे जाने वाले रमजान कादिरोव की सेना जिस तरफ गई, तबाही और बर्बादी मच गई। चेचन लड़ाकों के युद्ध के नतीजे दुनिया को दिखाई देने अभी बाकी थे। इधर युद्ध शुरू होने के 10 दिन बाद ही कीव की सरहद पर पहुंची रूसी सेना 1 महीने तक कीव पर नियंत्रण की कोशिश करती रही। दुनिया को लगा कुछ ही दिनों में कीव भी
पुतिन के कब्जे में होगा। लेकिन यूक्रेन का प्रतिरोध बेहद तगड़ा था और कीव पर कब्जे के लिए रूस की सेना को बहुत बड़ा नरसंहार भी करना पड़ता। मार्च भर कीव पर भीषण हमले जारी रहे। लेकिन कीव पर मजबूत शिकंजा कस चुकी रूस की सेना ने मार्च के आखिर में अपने मिलिट्री ऑपरेशन का पहला चरण खत्म करने का ऐलान किया। इसी के साथ रूस की सेनाओं ने कीव और खार्किव जैसे इलाकों पर हमले कम कर दिए। रूस अब डोनबास पर ही नियंत्रण की योजना पर काम करना शुरू कर चुका था।